अध्याय 91। एक नवजात आत्मा कल्टीवेटर से आमने सामने की लड़ाई। क्या आपको लगता है कि मैं एक छोटा पात्र हूँ? जियो यान। हाँ टिल्डर, अंततः बचा लिया गया। मैं कल रात एक पलक भी नहीं सोया। भाई वांग लिन, अब आप कैसे हैं? जियो यान समूह चैट में शुभकामनाएं भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर चैट ग्रुप में अन्य लोगों के कमेंट भी सामने आए। लिन डोंग, ये बहुत अच्छा है। दूसरा भाई, तुम्हें चोट नहीं लग सकती। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ कि आप अगली बार लड़ाई देखने और चीजों पर नजर रखने के लिए लिन परिवार में आएंगे। कियान रेनिक्स्यू, यह अच्छा है कि हर कोई ठीक है। नारुतो ओजुमाकी, अब मैं अंततः बिना किसी चिंता के रेमन खा सकता हूँ। हान ली, वरिष्ठ वांग लिन, क्या आपकी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं? मेरे यहाँ कुछ औषधीय जड़ी बूटियां हैं, कृपया बेझिझक पूछें कि क्या आपको उनकी आवश्यकता है। स्क्रीन पर सभी संबंधित टिप्पणियों को देखकर वांग लिन, जो अभी अभी अपने पिछले करियर परिवर्तन से लौटे थे, कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए। अपने बेटे के लिए माता पिता का प्यार, प्रेमियों की मृत्यु तक साथ रहने की कस्में, और भाइयों के बीच भाईचारे का स्नेह, ऐसी चीजें जो दूसरों को आसानी से मिल सकती हैं, ये सभी उसके लिए अतीत की बातें बन गई हैं। उसे याद आया कि आखिरी बार उसे झांगू के साथ ऐसा महसूस हुआ था। वांग लिन, सभी की भरपूर मदद की बदौलत मैं इस बार मौत से बच सका। मैं इस दयालुता को हमेशा याद रखूंगा। यदि मैं जीवित लौट सका, तो मैं निश्चित रूप से सभी को बदला चुकाने का एक तरीका ढूंढ लूंगा। हालांकि उनकी टिप्पणी को बिल्कुल न भेजना ही बेहतर होता, क्योंकि इससे जियोयान और अन्य लोगों को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जियोयान, एक मिनट रुकिए। भाई वांग लिन, आपने अभी जो कहा, उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। आपका क्या मतलब है कि आप इस बार जीवित वापस आने में कामयाब रहे? आप वास्तव में क्या करने की योजना बना रहे हैं? लिन डोंग, हाँ, आपने अभी भी हमें नहीं बताया कि कल क्या हुआ था। आप इतनी बुरी तरह घायल कैसे हो गए? किसने आपको टक्कर मारी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए उसका ख्याल रखूंगा। वांग लिन एक पल के लिए झिझके, बस कुछ कहने ही वाले थे। जेग न्यू, क्या आपने अंततः खुद को दिखाया है? भूतिया धुंध से एक वृद्ध आवाज धीरे धीरे उभरी, जिसमें एक शक्तिशाली साधना बल था जो शून्य में गूंज रहा था, जो वांग लिन और झू चेन को दबाने का इरादा रखता था। सावधान रहें, एक नवजात आत्मा कृषक आ रहा है। भूतिया धुंध से निकलने वाली दमनकारी आभा नेसेंट सोल कल्टीवेटर वांग लिन से निकलने वाली आभा से कई गुना अधिक मजबूत थी, और यह शुद्ध अमर आध्यात्मिक ऊर्जा के अंश से भी भरी हुई थी, जो दर्शाती है कि इसके मालिक की खेती का स्तर वांग लिन जैसा होना चाहिए। वह पिछली बार गुफा स्वर क्षेत्र में एक नवजात आत्मा कृषक पर विजय पाने में सक्षम था। अब उसने दो लोगों को पार कर लिया है और शिलालेख क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। उसने अपनी जन्मजात आत्मा के साथ एकता भी हासिल कर ली है, और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। इमोर्टल रिवर्सल वर्ल्ड में नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स पर अभ्यास करने का यह एक अच्छा समय है। वह देखना चाहता था कि इस अमर उलट दुनिया के नवजात आत्मा साधक वास्तव में कितने सक्षम थे। बूम! इसी समय एक और सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति भूतिया धुंध से बाहर आया। शाजी नाम का ये व्यक्ति राक्षसी पथ का पूर्वज भी था, और उसकी खेती यानहोंग के समान ही थी, दोनों प्रारंभिक नेसेंट सोल चरण में। जैसे ही ये दो राक्षसी पथ के पूर्वज प्रकट हुए, आसपास व्याप्त भूतिया धुंध धीरे धीरे छंट गई। हालांकि जब भूतिया धुंध छंटी, तो झूचेन और वांगलिन ने देखा कि लोगों का एक बड़ा, घनी भीड़ वाला समूह था, जिनकी संख्या लगभग 200 थी। ये सभी लोग राक्षसी पथ के प्रमुख शिष्य और संप्रदाय के बुजुर्ग हैं, और उनकी साधना का स्तर नवजात आत्मा चरण से ऊपर है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक देवता परिवर्तन साधक भी शामिल हैं। इस बात से चिंतित कि वांग लिन कल की तरह रहस्यमय तरीके से फिर से गायब हो जाएगा, शाजी ने और शब्द बर्बाद नहीं किए और तुरंत 1000 फीट लंबे विशाल हाथ को सघन करने और वांग लिन को पकड़ने के लिए अपना जादू सक्रिय कर दिया। दूसरी ओर दानव पथ के संरक्षक यान होंग ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के एक कदम उठाया। वांगलिन ने झू चेन को एक संदेश भेजा, फिर हाथ की मुहरें बनाई और हजारों फुट लंबे हाथ पर मुक्का मारकर सीधे अपने प्राचीन देव शरीर को प्रकट किया। बूम! शून्य हिल गया। जैसे ही विशाल हाथ मुट्ठी से टकराया, अमर ऊर्जा का एक तेज तूफान सभी दिशाओं में बह गया। एक प्राचीन देवता की शक्ति से वांगलिन के मुंह से अमर शक्ति का विशाल हाथ चकनाचूर हो गया। तथापि प्रभाव अथाह अमृत पर बिजली डालने से वांगलिन का शरीर भी हिल गया और वह कई कदम पीछे हट गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जेग नियू का प्राचीन देव शरीर इतना शक्तिशाली होगा, जो एक नवजात आत्मा कृषक की अमर शक्ति को भी एक ही मुक्के से चकनाचूर करने में सक्षम होगा।
ज़ेगनियू बव्वा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पूर्व ज्यान होंग भी बढ़ती अमर शक्ति के साथ वांग लिन के पीछे पहुंचे और पीछे से वांग लिन को घातक झटका देने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही उसने टेलीपोर्ट किया, एक चमकीली हरी विलो शाखा उसके टखने के चारों ओर लिपट गई। पूर्व ज्यान होंग को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हालांकि इससे पहले कि वह अपना अगला कदम उठा पाती, एक भयंकर गरजने वाला जानवर बिजली से भरे आकाश के साथ आकाश से उतरा और सीधे उससे टकरा गया। पूर्व ज्यानहोंग के शरीर को थंडर बीस्ट ने 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया था और जबरन जमीन में दबा दिया था। बूम! परत दर परत दरकती गई धरती। बिजली की एक विशाल किरण तुरंत फैल गई, बिजली की अंतहीन चमक के साथ क्षेत्र को घेर लिया। जब बिजली कम हुई, उस क्षेत्र का भूभाग गायब हो गया था, केवल एक अथाह गड्ढा वहां रह गया था, जिससे काला धुआं निकल रहा था, जिससे किसी की रीढ़ में ठंडक आ रही थी। धिक्कार है। वे दोनों वांग लिन को पीटने चले गए और मुझे ठंड में छोड़ दिया। क्या उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ? झू चेन ने अपनी गर्दन घुमाई, नीचे के बड़े गड्ढे से अपनी नजर हटा ली और फिर पुराने पूर्वज शाजी की ओर देखा जो वांग लिन से लड़ रहे थे। अध्याय 92 प्राचीन भगवान का धर्म शरीर जीवन और मृत्यु की पुस्तक के साथ विलीन हो जाता है। क्या वह पुराना पूर्वज सी वांग लिन के साथ अपने द्वंद्व में पहले से ही नुकसान में था? ये देखकर कि पैट्रियार्क यान होंग को एक ही वजह से जमीन पर पटक दिया गया था, वह तुरंत अवाक रह गए। उनका ध्यान पूरी तरह से ज़ेगनियू पर केंद्रित था और वे केवल उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते थे और सोल रिफाइनिंग संप्रदाय के वंश को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से ज़ेगनियू के बगल वाला व्यक्ति ज़ेगनियू से भी अधिक भयानक रूप से शक्तिशाली था। राक्षस पथ के सभी बुजुर्ग और शिष्य, मेरी आज्ञा का पालन करें। दानव समूह बनाएं और इन दोनों को नष्ट कर दें। ये जानते हुए कि एक ही समय में झू चेन और वांग लिन दोनों के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था, पूर्वज शाजी ने निर्णायक रूप से गठन के बाहर दानव पथ के शिष्यों को गठन को सक्रिय करने का आदेश दिया, झू चेन और वांग लिन को दबाने और मारने के लिए गठन की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया। वांग लिन ने पीछे हटने वाले पूर्वज शाजी का पीछा नहीं किया, बल्कि मुड़कर झू चेन की तरफ आ गया। वह नहीं चाहता था कि झू चेन साथ आए, क्योंकि वह बता सकता था कि झू चेन की खेती का स्तर उसके मुकाबले कम था, और अगर झू चेन बिना सोचे समझे आ गया, तो वह खतरे में पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में एक नैसेंट सोल कल्टीवेटर का भी सामना कर सकता है। जाहिर है, पिछली बार जब वे वॉर्ड हेवन पैलेस में थे तो दूसरे पक्ष ने अपने साधना स्तर को छुपाया होगा। झू चेन वांग लिन को देखकर मुस्कुराया। यद्यपि कल की चोटों के कारण उनकी दिव्य साधना का स्तर नवजात आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण तक गिर गया था, उनके जीवन और मृत्यु का इरादा अप्रत्याशित रूप से नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। सत्ता में इस बदलाव के साथ नवजात आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक कृषक को भी मारा जा सकता है। यह उस क्लोन से बिल्कुल अलग इकाई है जो पिछली बार वॉर्ड हेवन पैलेस में गया था। बूम! दोनों के बीच संक्षिप्त आदान प्रदान के दौरान दानव पथ के बुजुर्गों और शिष्यों ने भी जादुई सरनी को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया। प्रकाश की चकाचौंध किरणों की एक श्रृंखला सीधे आकाश में चली गई। अचानक आकाश में भयानक रक्त लाल बादल छा गया। खून का बादल स्पष्ट गति से तेजी से फैल गया, जिसने तुरंत पूरे जादू समूह को घेर लिया। झू चेन ने देखा कि शासी संप्रदाय के पुराने पूर्वज गठन के बाहर पीछे हट गए थे और गठन की शक्ति को सक्रिय करने के लिए जीमो संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों के साथ सहयोग कर रहे थे। नैसेंट सोल कल्टीवेटर से अमर शक्ति के संचार के साथ इस दानव संरचना की शक्ति तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। हवा में व्याप्त रूनिक शक्ति लगातार सिकुड़ने लगी और अंततः रक्त बादल में परिवर्तित हो गई। अगले सेकंड अचानक भेड़िए और तेंदुए दोनों जैसा दिखने वाला एक जानवर रक्त लाल बादल से उभरा। उसके खुले हुए पंजे ने वांग लिन और झू चेन पर गगनभेदी दहाड़ निकाली। ये जंगली जानवर इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था पूरे आकाश को ढक दो। जिस क्षण उसका विशाल शरीर रक्त के बादल से पूरी तरह उभर आया, झू चेन और वांग लिन पर भी एक विशाल समुद्र जैसा दबाव पड़ा, जिससे वे लगभग जमीन पर गिरने को मजबूर हो गए। राक्षसी पथ वास्तव में पिलू साम्राज्य के 3 महान संप्रदायों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। यहाँ तक कि जल्दबाजी में बनाई गई सरनी में भी ऐसी शक्ति होती है। नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स द्वारा संरक्षित दानव संरचना का सामना करते हुए उन्होंने अपने जीवन और मृत्यु स्क्रॉल को बुलाने में संकोच नहीं किया, जिसे उन्होंने अभी अभी नेसेंट सोल क्षेत्र में आगे बढ़ाया था।
जैसे ही जीवन और मृत्यु का स्क्रॉल धीरे धीरे खुला, जीवन, मृत्यु, यिन और यांग ऊर्जाओं की एक भयानक आभा तुरंत स्क्रॉल से बाहर निकली, जो दो विशाल ड्रैगन में परिवर्तित हो गई, जो वांग लिन की प्राचीन देव धर्म छवि के चारों ओर लिपटी हुई थी। जैसे जैसे वे आभाएं फैलती गईं, उन्होंने उग्र लहरों की तरह सीधे स्थानिक लहरें बनाई, जो दानव सरनी की सरनी अवरोध को उन्मत्त रूप से प्रभावित कर रही थी, जैसे कि इसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। पूर्वज शाजी ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया, और एक हाथ से उन्होंने जादुई सरनी की शक्ति को सक्रिय किया, धीरे से उस स्थान की ओर इशारा किया जहां वांगलिन और झू चेन थे। उसी समय वांगलिन ने जीवन और मृत्यु की पेंटिंग से निकलने वाली यिन और यांग ऊर्जा को लेकर अपने प्राचीन ईश्वर शरीर को सक्रिय किया और जंगली जानवर का सामना किया। शून्य में दो विशाल वस्तुएं टकराईं, जिससे भयानक सदमे की लहरें उठी जिसने आकाश को हिला दिया। प्राचीन देवता के मूल रूप में विलीन होने के बाद वांगलिन अब आकर्षक अलौकिक शक्तियों और मंत्रों का उपयोग करने में माहिर नहीं है। उनका पहला कदम सीधे नजदीकी लड़ाई है, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना। जादुई सरनी की मदद से जंगली जानवर पहले ही नवजात आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच चुका था, लेकिन उसका प्राचीन देव शरीर भी 3 सितारा स्तर तक पहुंच गया था। उसकी शारीरिक शक्ति ही एक नवजात आत्मा कृषक का सामना करने के लिए पर्याप्त थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय उन्होंने दिव्य अवतार की साधना और नवजात आत्मा चरण के जीवन और मृत्यु के इरादे को भी एकीकृत किया है। जियो यान, लानत है। भाई वांगलिन, आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम अभी अभी मृत्यु के कगार से वापस नहीं आए हो? तुम फिर क्यों लड़ रहे हो? क्या आप थोड़ी देर के लिए शांत नहीं हो सकते? जियोयान पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। उन्होंने कल वांग लिन को बचाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई, यहाँ तक कि अपने शिक्षक की सेवानिवृत्ति का अमृत भी निकाल लिया। मैंने सोचा कि जागने के बाद वांग लिन आराम करेंगे और अपनी चोटों से उबर जाएंगे। भाई, अगर तुम पर दोबारा हमला होता है तो तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास दूसरी हड्डी पुनर्जनन और रक्त पिघलाने वाली गोली नहीं है। लिन डोंग, बहुत मजबूत। क्या यही वह शत्रु है जिसका सामना भाई वांग ने किया था? वे उन नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत लगते हैं जिनसे हम पिछली बार वॉर्ड हेवन पैलेस में मिले थे। उसकी नजर उस जंगली जानवर पर टिकी हुई थी जो वांग लिन से भयंकर युद्ध कर रहा था, और उसका दिल उमड़ती भावनाओं से भर गया था। मजबूत व्यक्तियों के बीच इस तरह के टकराव को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया, और यहाँ तक कि उसे खुद भी इसे आजमाने की इच्छा महसूस हुई। हालांकि अशिक्षित होने और संस्कारहीन होने का मतलब यह नहीं है कि वह मूर्ख है। हालांकि वह वांग लिन को लड़ने में मदद करना चाहता था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि वांग लिन और उस विशाल जानवर के बीच की लड़ाई कुछ ऐसी नहीं थी जिसमें वह हस्तक्षेप कर सके। आदमी और जानवर के बीच हर टक्कर से एक सदमा उत्पन्न होता है जो उसे तुरंत मार सकता है। अगर मैं वहां जाता तो शायद मैं एक राउंड भी नहीं टिक पाता। अध्याय 93 हान ली की त्रासदी। लिन डोंग का अनुस्मारक देखकर दूसरों को तुरंत एहसास हुआ कि वांग लिन जिस दुश्मन का सामना कर रहा था वह कितना भयानक था। खासकर हान ली, समूह में केवल 2 कृषकों में से एक के रूप में। उसे इस बात का गहरा एहसास था कि जो जंगली जानवर वर्तमान में वांग लिन से लड़ रहा था वह कैसा था। हान ली, ये जानवर घने सरनी शक्ति से व्याप्त है, और यह संभवतः किसी प्रकार के भव्य सरनी से संघनित कुछ है। इस प्रकार का एरे जानवर अत्यंत कष्टकारी होता है। यदि वरिष्ठ वांग लिन व्यूह को नहीं तोड़ सकते, तो ये जानवर कभी भी तितर बितर नहीं होगा। हान ली ने सोच समझकर विश्लेषण किया। हालांकि उसकी खेती का स्तर ऊंचा नहीं था, फिर भी वह संरचना बनाने की कला में काफी कुशल था और एक नजर में ही इस जंगली जानवर की उत्पत्ति बता सकता था। झू चेन मूल रूप से समूह के सदस्यों को शिशु परिवर्तन चरण की लड़ाइयों का अनुभव कराने के लिए एक लाइव स्ट्रीम का उपयोग करना चाहता था, ताकि वे लड़ाइयों को देखने से लाभान्वित हो सकें। अप्रत्याशित रूप से उन्हें हानली के हाथों में संरचना को तोड़ने की कुंजी मिल गई। उन्होंने पहले इस समस्या के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि वांग लिन भयंकर रूप से बंद है जंगली जानवर के साथ लड़ाई के दौरान, झू चेन ने देखा कि समय बीतने के साथ वांग लिन का आक्रमण धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। दूसरी ओर जंगली जानवर बाहर के राक्षसी कृषकों की जादुई शक्ति के प्रभाव में न केवल एक पल में अपनी चोटों से ठीक हो गया, बल्कि उसकी आभा भी बढ़ती रही। तथ्य यह है कि राक्षसी पतपेलू साम्राज्य में आत्मा शोधन संप्रदाय के साथ सह अस्तित्व में रह सकता है और 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक बन सकता है। ये दर्शाता है कि इसमें वास्तव में कुछ योग्यता है। झू चेन, साथ ही दाओवादी हान, क्या आप बता सकते हैं कि इस गठन को कैसे तोड़ा जाए?
हालांकि झू चेन के पास एक तुरुप का पत्ता है जो गठन को तुरंत तोड़ सकता है, वह फिलहाल इसका उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा है। चूंकि हान ली संरचना के आर पार देख सकता है, इसलिए पहले इस बच्चे को इसे तोड़ने का प्रयास करने दें। हान ली, किसी सरनी को तोड़ने का तरीका उसका निरीक्षण करना, उसमें प्रवेश करना और उसके बाद ही उसे तोड़ना है। मैं सरनी के अंदर नहीं था, इसलिए मैं नहीं देख सकता कि सरनी का मुख्य बिंदु कहाँ है। जब दृश्य बदला तो हान ली मना करने ही वाला था और उसने खुद को झू चेन के बगल में खड़ा पाया। ये झू चेन की समूह स्वामी अनुमतियों में से एक है, जो उसे किसी भी समूह सदस्य को अपने पक्ष में जोड़ने की अनुमति देता है। हालांकि इस अनुमति का एक हास्यास्पद नियम है। इसका मतलब है कि आप समूह के सदस्यों को ढाल के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कभी भी इस फीचर का इस्तेमाल नहीं किया है। यदि वह इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता, तो टेंसेन निश्चित रूप से समूह में 3 एपिसोड से अधिक जीवित नहीं रह पाता। जियो यान, बकवास, भाई हान अचानक वहां क्यों गए? क्या वह सिर्फ कोर फॉर्मेशन स्टेज पर नहीं था? लिन डोंग, भाई हान अपने भाइयों के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हैं, और शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करते हुए भी वह निडर हैं। वह वास्तव में हम सभी के लिए एक आदर्श हैं। मैं, लिन डोंग, उनकी प्रशंसा करता हूँ। भाई जियो, चलो भी चलें। जब जियो यान और लिन डोंग ने हान ली को व्यक्तिगत रूप से प्रभारी का नेतृत्व करते देखा, तो उन्होंने मान लिया कि वह अपनी पहल पर मदद करने गया था और तुरंत उसे शाबाशी दे दी। उन्होंने हान ली के इतने धर्मी होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। अपने भाइयों के लिए किसी भी हद तक जाने की उनकी इच्छा ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। वफादार और नेक लिन डोंग भी मदद नहीं कर सका, लेकिन वह भी अंदर जाना चाहता था। हालांकि जियोयान ने तुरंत अपना लापरवाह व्यवहार बंद कर दिया। जियोयान को एहसास हुआ कि हान ली संरचना को तोड़ने में मदद करने के लिए वहां गया था। प्रत्येक की अपनी विशेषज्ञता है। उनमें से कोई भी गठन के सिद्धांतों को नहीं समझता है, और लड़ाई में उनका झू चेन और वांग लिन से कोई मुकाबला नहीं है। अगर वे वहां जाते, तो वे केवल झू चेन और वांग लिन के लिए बोझ बन जाते। किसी की मदद करना स्थिति पर निर्भर करता है। साथ ही दाओवादी हान, अब जब आप संरचना के अंदर हैं, तो देखें कि क्या आप इसे तोड़ सकते हैं। झू चेन ने हान ली की ओर देखा और कहा। हान ली ने अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हटकर चारों ओर देखा, केवल खुद को महान संरचना के केंद्र में पाया, जो संरचना से प्रकाश के स्तंभों से घिरा हुआ था, और भागने के सभी रास्ते अवरुद्ध थे। इसके अलावा उन्होंने पाया कि नेसेंट सोल स्टेज पर या संरचना के बाहर 200 से अधिक कृषक थे, जो उस पर खतरनाक नजर रख रहे थे। हान ली की दुनिया ढह गई थी। इस प्रकार के बल के साथ एक नवजात आत्मा कृषक के भी जीवित रहने की संभावना बहुत कम होगी। उनके जैसा कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर संभवतः क्या कर सकता है? तोप का चारा बनना। इसके बाद उन्होंने हाथ की मुहरें बनाई, सरनी के झंडों को सक्रिय करने के लिए जादुई शक्ति की धाराएं निकाली, सरनी की शक्ति का उपयोग करके सरनी की शक्ति का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया, और इस प्रकार इस राक्षस सरनी के मूल का पता लगाया। अरे लड़के, मुझ पर छिपकर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं निश्चित रूप से तुम्हारी आत्मा को छिन्न भिन्न कर दूंगा और तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर दूंगा। हालांकि इस समय एक काली आकृति अचानक नीचे के बड़े छेद से निकली और दानव संरचना के बाहर आ गई। ये यान होंग, एक और नवजात आत्मा कृषक था जिसे झू चेन ने थंडर डाउ कानून के साथ दबा दिया था। प्रतिद्वंद्वी के मुक्त हो जाने के बाद उन्होंने तुरंत पूर्वज शाह जेड के साथ मिलकर अपनी सारी अमर शक्ति दानव संरचना में डाल दी, जिससे तुरंत संरचना की शक्ति एक नए स्तर पर बढ़ गई। अमर शक्ति के एक बड़े प्रवाह के साथ उस जंगली जानवर से निकलने वाली आभा तुरंत नवजात आत्मा चरण में प्रवेश कर गई। गगनभेदी दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि यह किसी को भी भयभीत कर सकती थी और आसपास के स्थान में चौंकाने वाली स्थानिक लहरें पैदा कर सकती थी। स्थिति तुरंत उलट गई। वांग लिन पहले से ही धीरे धीरे एक नुकसानदेह स्थिति में गिर रहा था, और अब जब जंगली जानवर फिर से आगे बढ़ गया है, तो वह अंततः अब और नहीं रुक सका और शुरू कर दिया प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण के तहत लगातार पीछे हटना। साथ ही दाओवादी हान, आप गठन को तोड़ने का रास्ता खोजते रहें। मैं साथ ही दाओवादी वांग की मदद करने जाऊंगा। झू चेन ने एक छाया क्लोन छोड़ने के लिए अपने मन का आधा हिस्सा खर्च कर दिया, और फिर उसके मुख्य शरीर ने सीधे उसके धर्म शरीर को सक्रिय कर दिया और उस जंगली जानवर का सामना किया जिसकी खेती वांग लिन के साथ नवजात आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई थी। हालांकि झू चेन ने भी प्राचीन ईश्वर तकनीक की खेती की थी, लेकिन पंगु के सार रक्त के प्रभाव के कारण उनकी प्राचीन ईश्वर तकनीक प्राचीन ईश्वर के उन्नति पथ से भटक गई थी।
वह अब पुश्तैनी डायन बनने की दिशा में विकसित हो रहा है। इसके अलावा वह एक पुश्तैनी चुड़ैल थी जिसे पंगु की शक्ति के नियम विरासत में मिले थे। अकेले शारीरिक शक्ति के मामले में उन्होंने 3 सितारा प्राचीन देवता वांग लिन को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। उसके आगमन से जंगली जानवर तुरंत कुचल दिया गया। इसे मेरे लिए तोड़ दो। झू चेन ने अपने शरीर के भीतर की उजाड़ शक्ति को इकट्ठा किया, अपने धर्म शरीर को सक्रिय किया और एक मुक्का मारा जिसने अत्यधिक बल के साथ सीधे तौर पर उजाड़ जानवर के शरीर का आधा हिस्सा तोड़ दिया। जैसे ही आसपास के जादुई समूह की शक्ति इकट्ठी हुई, जंगली जानवर तुरंत झू चेन और वांग लिन के सामने फिर से प्रकट हो गया, पूरी तरह से हानिकर। साथ ही दाओवादी झू, मुझे गठन का मूल मिल गया है। वह जानवर जिसने अपने शारीरिक रूप में सुधार कर लिया था, तेजी से आगे बढ़ा और तुरंत हान ली के सामने आ गया। उसके तेज पंजे हवा को चीरते हुए उस पर भयंकर हमला कर रहे थे। अध्याय 94 संरचना को तोड़ना और हत्या करना। अदालत की मौत। झू चेन का छाया क्लोन इस समय हान ली के पक्ष की रखवाली कर रहा था। जंगली जानवर को हान ली पर घात लगाने का प्रयास करते हुए देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने निर्णायक रूप से विलो गौर तकनीक को सक्रिय कर दिया, जिसमें अनगिनत विलो शाखाएं शामिल हो गईं जिन्होंने जानवर के शरीर को उलझा दिया। जैसे विलो शाखाएं शीघ्रता से सिकुड़ती और बंधती हैं, वह जानवर का पंजा, जो शून्य को चीरने में काफी शक्तिशाली था, अंततः हानली के सामने 3 इंच रुक गया। इस जानवर के पंजे की तुलना में, जो एक पहाड़ जितना बड़ा था, हानली का शरीर लगभग एक चींटी जितना महत्वहीन था। यदि वह पंजा मजबूती से उतरता है, तो हानली का छोटा सा ढांचा भागने में सक्षम नहीं होगा, चाहे वह कितनी भी तेजी से दौड़े। बिल्कुल निश्चित मौत। साथ ही दाओवादी हान, गठन का मूल कहाँ है? जंगली जानवर को नियंत्रित करने के लिए विलो डिवाइन तकनीक का उपयोग करते समय झू चेन ने हानली की ओर देखा और पूछा। गठन का सबसे कमजोर बिंदु उत्तर में जून स्थिति में है। जब तक हम गठन के प्रभारी व्यक्ति को मार देते हैं, इस गठन को तोड़ा जा सकता है। तारानकन हानली ने एक दिशा की ओर इशारा किया। झू चेन और वांग लिन ने एक ही समय में एक दूसरे को देखा। वहां राक्षसी पथ से एक नैसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर खड़ा था। अरे नहीं, उन्हें गठन का मूल भाग मिल गया है। जब उस आदमी ने झू चेन और वांग लिन को एक ही समय में उसे घूरते हुए देखा, तो वह डर से पीला पड़ गया। डरो मत, इस संरचना को मेरी और पूर्वज यान होम की अमर शक्ति द्वारा बनाए रखा गया है। भले ही उन्हें संरचना का मूल मिल जाए, लेकिन इससे मदद नहीं मिलेगी। पूर्वज शाजी ने दानव पथ के बुजुर्ग को सांत्वना देते हुए हाथ की मुहरें बनाई, जो अमर शक्ति के अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए गठन के मूल में खड़े थे। उन्होंने झू चेन और अन्य को गठन में मौत के घाट उतारने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। अपने पूर्वज की बातें सुनकर दानव पथ के बुजुर्ग को कुछ राहत महसूस हुई। शुरुआती चरण के 2 नवजात आत्मा साधक सोचते हैं कि वे हमें फंसा सकते हैं। वे स्वयं को अधिक महत्व दे रहे हैं। पुनर्जन्म के 6 पथ। स्वर्गीय तकनीक। सच्ची फीनिक्स खजाना तकनीक प्रकट। सुवर्णी खजाना तकनीक प्रकट। बिफेन खजाना तकनीक प्रकट। सिंदूर पक्षी खजाना तकनीक प्रकट। विलो दिव्य तकनीक प्रकट। 6 पथ पुनर्जन्म स्वर्गीय तकनीक एक ऐसी विधि है जो किसी को एक साथ कई बहुमूल्य तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति देती है। अधिकतम 6 विशेष तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इस समय झू चेन के हाथों में हाथ की सील में सुधार जारी रहा। रून सरणियां भी उसके पीछे पतली हवा से प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद क्रूर जानवरों की छाया शून्य को चीरती हुई रून सरणी की शक्ति का उपयोग करके उभरी। सबसे पहले दिखाई देने वाला एक शेर जानवर था जो बिजली में नहाया हुआ था, जो कोई और नहीं बल्कि सुन्नी था। फिर अलग अलग आकृतियों के 3 और बड़े पक्षी दौड़ के माध्यम से टूट गए और दुनिया को रोशन करते हुए आकाश में उड़ गए। 2 बड़े पक्षी जो उठियाग के समुद्र से बहुत समान दिखता था, वे वर्मिलियन पक्षी और सच्चे फीनिक्स थे। दूसरे बड़े पक्षी का केवल एक पैर था, जो क्रेन जैसा दिखता था, और उसके नीले पंखों पर हल्के लाल निशान चमक रहे थे। ये प्राचीन क्रूर पक्षी बिफांग है। बिफेन ट्रेजर तकनीक को सुप्रीम हॉल के लगातार दाओ मास्टर्स की वंशावली में शामिल किया गया था, इसलिए इसकी शक्ति कहने की जरूरत नहीं है। भले ही यह 10 फियर्स ट्रेजर्स तकनीक जितनी अच्छी ना हो, फिर भी ये बहुत करीब है। अंततः झू चेन के पीछे जो दिखाई दिया वह एक दिव्य विलो था जो स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंच गया। हालांकि विलो डिवाइन तकनीक 10 दुष्ट खजाना तकनीकों में से एक नहीं है। हालांकि इसकी शक्ति किसी भी तरह से 10 भयंकर खजाने तकनीक से कमतर नहीं है। यह एक सच्चे अमर राजा की तकनीक है। 6 पथ पुनर्जन्म स्वर्गीय तकनीक के प्रवर्धन के साथ
जैसे ही जानवरों की परछाइयां टकराईं, उन्होंने सरनी स्थान के भीतर के शून्य को भी हिला दिया। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इन 5 सर्वोच्च तकनीकों को एक साथ उजागर करने के बाद झू चेन के हाथ की मुहरें अचानक बदल गईं। 2 अंगुलियों से तलवार का आकार बनाएं और इसे अपने सिर के ऊपर उठाएं। घास तलवार तकनीक संक्षेपण। अगले ही पल अचानक एक विशाल तलवार की छाया प्रकट हुई, जिसमें आकाश और पृथ्वी को तोड़ने की शक्ति थी। जैसे ही झू चेन की उंगली गिरी, वह सीधे संरचना के केंद्र की ओर खिसक गई। साथ ही 4 क्रूर जानवर प्रेत अत्यधिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और अनगिनत हरी विलो शाखाएं पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली गर्जना के बीच सरनी के मूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। 6 जादुई तकनीकें लगभग एक साथ संरचना के मूल में पहुंची। बाहर राक्षस कृषक जो संरचना का रखरखाव कर रहे थे, उन सभी पर जोरदार प्रहार हुआ और उनके शरीर हिलने लगे। उनमें से कई सबसे कमजोर नैसेंट सोल कल्टीवेटर थे, जिनमें से कुछ के मुंह के कोनों से खून भी बह रहा था। दरार। तभी सरनी के मूल में प्रकाश स्तंभ की झिल्ली पर खतरनाक दरारें दिखाई देने लगी। ये दरारें विशाल अजगरों की तरह तेजी से सभी दिशाओं में फैल गईं और देखते ही देखते उन्होंने पूरे प्रकाश स्तंभ को ढक दिया। पफ। दानव पथ का बुजुर्ग, जो गठन के मूल की रक्षा कर रहा था, आखिरकार अब और नहीं टिक सका। उसने मुंह से खून थूका, फिर लड़खड़ाया और संरचना के केंद्र से पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जंगली जानवर, जिसकी खेती का स्तर नवजात आत्मा चरण के बराबर था, भी एक दयनीय दहाड़ के बीच राख में बदल गया। अरे, ज़िग्नियू के साथ एक शक्तिशाली व्यक्ति है। जल्दी से वापस जाओ और झूक्वेजी को रिपोर्ट करो। आप सभी राक्षसी बुजुर्गों और शिष्यों, मेरी आज्ञा का पालन करें। उन्हें रोकें और बिना दया के उन्हें मार डालें। ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं थी, 2 नैसेंट सोल चरण के बुजुर्गों ने पीछे हटने में संकोच नहीं किया। वांगलिन को घेरने के लिए वे जिन राक्षसी कृषकों को लाए थे, उन सभी को उन्होंने त्याग दिया। क्या आपको लगता है कि आप अब भी बच सकते हैं? वांगलिन ने बिना किसी भाव के अपनी अमर तलवार निकाली, उसमें एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन डाला और फिर उसे क्षैतिज रूप से काट दिया। उसी समय झू चेन ने विलो दिव्य तकनीक को भी सक्रिय किया, जिससे अनगिनत दिव्य विलो उत्पन्न हुए जो दूसरे व्यक्ति के शरीर में छेद कर गए। नैसेंट सोल कल्टीवेटर और नैसेंट सोल कल्टीवेटर के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि नैसेंट सोल कल्टीवेटर अमर शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने अमर शरीर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उन दोनों पर अभी अभी गठन की प्रतिक्रिया से हमला किया गया था और उनके अमर शरीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके पास झू चेन और वांगलिन से बचने का कोई मौका नहीं था और दोनों नष्ट हो गए। फिर झू चेन और वांगलिन ने एक दूसरे पर नजर डाली। दोनों ने बात नहीं की, लेकिन आगे उन्होंने जो किया वह बिल्कुल वैसा ही था। उन दोनों ने बिजली की गति से हमला किया, जिससे दानव पथ के सभी बुजुर्गों और शिष्यों की मौत हो गई, जो अभी अभी गठन की प्रतिक्रिया से पीड़ित हुए थे। एक भी नहीं बचा। यहाँ इतने सारे नवजात आत्मा और दिव्य परिवर्तन साधकों के साथ, यदि वे उसके कब्जे में होते, तो वे एक शीर्ष स्तरीय शक्ति बना सकते थे जो मानव क्षेत्र में व्यापक रूप से फैल सकती थी। अप्रत्याशित रूप से वांगलिन और झू चेन ने कुछ ही समय में उन सभी को मार डाला। अध्याय 95 सुजाकू का उत्पीड़न। जियोयान, पवित्र बकवास, भाई छू और भाई वांग वास्तव में निर्दयी हैं। इतने सारे लोग, और उन्होंने उन्हें ऐसे ही मार डाला। जियोयान ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा, उसका चेहरा सदमे से भर गया। वह नहीं था आश्चर्य हुआ कि झू चेन और वांगलिन ने अपने स्तर से परे हत्या की थी, क्योंकि वो खुद भी अक्सर ऐसा करते हैं, जब तक तरीके पर्याप्त मजबूत हैं। एक स्तर को पार करना तो दूर, 2 स्तरों को पार करना भी आम बात है। हालांकि झू चेन ने वांगलिन से कुछ भी कहे बिना उन सभी सैकड़ों लोगों को मार डाला, जिससे उसे थोड़ा डर लगा। बहुत बुरा। जब नालान यानरान द्वारा उनकी सगाई रद्द करने पर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, तो उन्होंने केवल कठोर शब्द कहे, नदी के पूर्व में 30 वर्ष, नदी के 30 वर्ष पश्चिम में। अप्रत्याशित रूप से झू चेन और वांगलिन इतने निर्दयी थे कि उन्होंने उन सभी को मार डाला जिन्होंने उन्हें नाराज किया था, यहाँ तक कि उन्हें पश्चाताप करने का मौका भी नहीं दिया। अगर किसी ने उनसे सगाई रद्द करने के लिए कहने की हिम्मत की, तो क्या उन्हें रातों रात मिटा नहीं दिया जाएगा? लिन डोंग, भाई जियो, आप इस बारे में गलत हैं। उन लोगों ने भाई झू और भाई वांग को मारने की कोशिश की। क्या वे मरने के लायक नहीं थे? जियोयान के आश्चर्य की तुलना में लिन डोंग इस समय बहुत शांत दिखाई दिए। उन्होंने महसूस किया कि झू चेन और वांग लिन के लिए उन सभी लोगों को मारना बिल्कुल सामान्य था, क्योंकि अगर वह होता, तो वह निश्चित रूप से ऐसा ही करता। आखिरकार
वे लोग झू चेन और वांग लिन को मारने की कोशिश करने के लिए ही एकजुट हुए थे। यदि झू चेन और वांग लिन उन्हें बस एक हल्का सबक देते हैं, तो क्या इससे वे संत नहीं लगेंगे? हमें कभी भी अपने शत्रुओं के प्रति नर्म हृदय नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो तो हमें उन्हें पूरी तरह खत्म करना होगा। संक्षेप में, आपको कभी भी अपने लिए कोई छिपा हुआ खतरा नहीं छोड़ना चाहिए। साथी दाओइस्ट हान, इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे पास ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं और मैं इससे अधिक नहीं कह सकता। मैं इस दयालुता का बदला किसी और दिन चुकाऊंगा। वांग लिन सोल रिफाइनिंग संप्रदाय में जाने की जल्दी में थे, इसलिए उन सभी राक्षसी कृषकों को मारने के बाद उनके पास गठन को तोड़ने में मदद करने के लिए आने के लिए हानली को धन्यवाद देने का समय नहीं था। वह घूमा और सोल रिफाइनिंग संप्रदाय की ओर उड़ गया। झू चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और निर्णायक रूप से पीछा किया। देखिए ये सीन। हानली फिर से पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। समूह में कोई नहीं जानता था कि झू चेन और वांग लिन क्यों नहीं गए और उन भंडारण बैगों को वापस क्यों नहीं लाए। लेकिन एक बात है जिसके बारे में वे निश्चित हैं। इसका मतलब है कि हानली अमीर बन जाएगा। झू चेन और लिन डोंग को जाते देखकर उसने तुरंत अपने सामने 200 से अधिक लोगों के भंडारण बैग उठा लिए। पूरी गति से उड़ान भरने के बाद झू चेन और वांग लिन अंततः सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। पहाड़ की चोटियां और गुफाएं जो कभी वहां थीं, अब लुप्त हो गई हैं। पर्वत द्वार के लगभग सभी शिष्यों का सफाया हो गया। हर कोई मर चुका था। वांग लिन की नजर गंभीर थी। उसकी तेज चील जैसी आंखें लगातार नीचे संप्रदाय के खंडहरों को स्कैन कर रही थी, किसी जीवित बचे व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्यवश अंत में उसने एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं देखा। रातों रात सोल रिफाइनिंग संप्रदाय का सफाया हो गया। सुजाकुजी वांग लिन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसकी हत्या का इरादा बेतहाशा फैलने लगा, जिसने सोल रिफाइनिंग संप्रदाय के पूरे खंडहरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि उसी समय एक आकृति अचानक नीचे के खंडहरों से उड़कर उसके पास आई। वांग लिन ने इसे लगभग स्पष्ट कर दिया। अपने सामने परिचित बूढ़े व्यक्ति को देखकर उसके दिल में भावना की लहर दौड़ गई। हालांकि इससे पहले कि वह कोई और कदम उठा पाता, मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में महान चीजें हासिल करेंगे और मेरे वरिष्ठ भाई और मैंने आपको जो मदद दी है उसे ध्यान में रखते हुए आप मेरे सोल रिफाइनिंग संप्रदाय को उस सोल बैनर को पुनः प्राप्त करने में मदद करेंगे। पुराना पूर्वज जो इस समय खंडहरों से बाहर निकला था, वह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं था, बल्कि कुछ यादों के साथ बची हुई आत्मा का एक टुकड़ा था। अतः ये शब्द कहकर वह अंतर्धान हो गए। झू क्वेजी, तुम मरने के लायक हो। वांग लिन की आंखें गुस्से से उभरी हुई थीं और उसने झू क्वेजी का नाम चिल्लाते हुए फिर से अपने दांत पीस लिए। इस अवधि के दौरान पुराने पूर्वज डंटियन और उनके वरिष्ठ भाई पुराने पूर्वज नियंटियन ने उनकी अच्छी देखभाल की। चाहे वह अमृत हो या अमर जेड, वे कुछ भी देंगे जो उनकी खेती को बहाल कर सकता है। लेकिन अब सोल रिफाइनिंग संप्रदाय को एक विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ा है। न केवल सभी शिष्यों की मृत्यु हो गई, बल्कि संप्रदाय के संरक्षक को भी नहीं बख्शा गया। इस सब ने झू क्वेजी के प्रति वांग लिन की नफरत को अपने चरम पर पहुंचा दिया। भाई वांग, अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? झू चेन ने भौहें चढ़ा ली और वांग लिन की ओर देखते हुए एक प्रश्न पूछा। वह जानता था कि वांग लिन कैसा महसूस कर रहा था। 10 बिलियन सोल बैनर वांग लिन के बाद के काल की एक दिव्य कलाकृति है और यह एक कीमती भी है सोल रिफाइनिंग संप्रदाय की विरासत। इसे सुजाकुको द्वारा छीनने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? पूर्वज नियांतियान और पूर्वज डंतियान मुझे सिखाने के लिए काफी दयालु थे और मुझे सोल रिफाइनिंग संप्रदाय का शिष्य माना जाता है। उसने झू क्वेजी मेरे संप्रदाय को नष्ट कर दिया, मेरे गुरु को मार डाला और मेरी विरासत चुरा ली। उसके अपराध दंडित होने के योग्य हैं। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, लाल वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति आकाश से उतरा और सीधे सोल रिफाइनिंग संप्रदाय के खंडहरों के ऊपर उतरा। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि झू क्वेजी था। रेड बटरफ्लाई के साथ आपका द्वंद्व 10 साल पहले तय हो गया था। अब जब समय सीमा आ गई है, तो आप जल्दी क्यों नहीं करते और मेरे साथ वर्मिलियन बर्ड किंगडम क्यों नहीं आते? झू क्वेजी की आवाज में दबाव की एक मजबूत आभा थी, जिसने वांग लिन और झू चेन को तुरंत स्थिर कर दिया। वांग लिन विरोध करना चाहते थे, लेकिन वह एकमात्र नवजात आत्मा कृषक संभवतः प्रतिद्वंद्वी के साधना स्तर का मुकाबला कैसे कर सकते थे, जो महान पूर्णता चरण तक पहुंच गया था। खांसी खांसी टिल्डर, बस एक पल में वांग लिन को वर्मिलियन पक्षी के दबाव का जबरन विरोध।
करने के कारण प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और सीधे मुंह से खून उगल दिया। अध्याय 96 लिन डोंग। अगर हमें डरपोक और झिझकना है तो हम किस तरह के भाई हैं? क्या ये साधना स्तर का दमन है जब कोई व्यक्ति महान पूर्णता चरण तक पहुंच जाता है? झू चेन को भी इस समय झुक्वेजी द्वारा दबाया जा रहा है। हालांकि उनके भौतिक शरीर को पंगु के सार रक्त द्वारा परिष्कृत किया गया था और जिस क्षण उन्होंने शिलालेख क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्होंने भी शिहाओ के उदाहरण का पालन किया और मूल सच्ची समझ को अपने शरीर में अंकित किया, इस प्रकार खेती के बंधनों को तोड़ दिया। इस समय अत्यधिक शारीरिक शक्ति और मौलिक समझ के दोहरे दबाव में, हालांकि उनकी स्थिति भी कठिन थी, लेकिन वांग लिन जितनी गंभीर नहीं थी। इसके अलावा इस शक्तिशाली बाहरी दबाव के तहत झू चेन को अप्रत्याशित रूप से पता चला कि उसके शरीर में उकेरे गए मूल सच्चे रन धीरे धीरे उसकी हड्डियों में विलीन हो रहे थे, परिवर्तन से गुजर रहे थे। शिलालेख क्षेत्र कृषकों के लिए क्रूर जानवरों और शिकार के पक्षियों से रूनों पर पूर्ण निर्भरता से मुक्त होने का एक महत्वपूर्ण चरण है। कृषकों को अपने शरीर के भीतर अपने स्वयं के जन्मजात रून्स को अंकित करना होगा। इस प्रक्रिया में रून्स के आवश्यक नियमों में धीरे धीरे महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है और इसलिए इसमें अलग अलग चरण शामिल होते हैं। झू चेन ने अभी अभी रून शिलालेख सीखना शुरू किया है और वह केवल सरल सरणी संयोजनों की नकल कर सकता है। अतः उसकी साधना का स्तर शिलालेख क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही है। हालांकि इस समय झू क्वेजी की शत्रुतापूर्ण खेती की दमनकारी शक्ति के तहत उसके शरीर में उकेरे गए मूल सच्चे रन वास्तव में दुर्भाग्य से लाभान्वित हुए और लगातार सुधार करना शुरू कर दिया, जिससे और अधिक रन उत्पन्न हुए। झू चेन ने पूरी तरह से अंदर जाने का फैसला किया और अपने शरीर के भीतर रून्स को फिर से भरने के लिए वर्मिलियन बर्ग के दबाव का उपयोग करते हुए निर्णायक रूप से क्रॉस लेग बैठ गया। झू क्वेजी ने वांग लिन को अपने उच्च सुविधाजनक बिंदु से देखा। उसकी खेती की आभा लगातार तीव्र होती जा रही थी। बूम! हर बार जब झू क्वेजी दबाव डालता, वांग लिन को गंभीर रूप से दबा दिया जाता। ऐसा महसूस हो रहा था मानो एक के बाद एक विशाल पहाड़ उस पर दबाव डाल रहे थे, और संयुक्त प्रभाव कुछ ऐसा था जिसे वांग लिन भी नहीं झेल सका, जिसके पास पहले से ही 3 सितारा प्राचीन देवता का शरीर था। उनका शरीर अब बढ़ते दबाव को सहन नहीं कर सका और उनका एक घुटना अचानक नीचे झुक गया। ये सोचते हुए झू क्वेजी की नजर झू चेन पर पड़ी, जो वांग लिन के बगल में खड़ा था। उनकी नजर में ये व्यक्ति जिसने उस पर दबाव डालने पर उसका विरोध करने के लिए अपनी सारी मेहनत लगा दी, वह कचरा था, यहाँ तक कि वांग लिन से भी बदतर, जो नेसेंसोल चरण में था। हालांकि इस लड़के का अस्तित्व उसके लिए वांग लिन को धमकाने के लिए सौदेबाजी का साधन बन सकता है। चूंकि तुमने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। झू क्वेजी ने वांग लिन को आखिरी चेतावनी देते हुए शांति से बात की। फिर उसने अपनी उंगली उठाए और झू चेन को धीरे से थपथपाया। झू चेन का शरीर तुरंत विकृत स्थान की एक परत से ढक गया, जिससे एक स्थानिक कारावास के समान एक पिंजरा बन गया। ये विकृत स्थान झू चेन की ओर सिकुड़ते रहे, मानो उसे टुकड़ों में कुचलने की कोशिश कर रहे हों। झू चेन ने लाइव स्ट्रीम बंद नहीं की थी, इसलिए लाइव स्ट्रीम में मौजूद सभी लोगों ने वह सब देखा जो झू क्वेजी कर रहा था। जियो यान सबसे पहले शाप देने वाला था। वह वास्तव में जाकर मदद करना चाहता था। हालांकि झू क्वेजी वांग लिन और झू चेन को केवल अपनी आभा से दबा दिया, और उसे लगा कि वह अतीत में एक बोझ होगा, इसलिए वह केवल अपने आवेग को जबरन दबा सकता था। अब वह केवल एक ही काम कर सकता है, और वह है यथाशीघ्र कुछ जीवन रक्षक गोलियों को परिष्कृत करना। वह किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार था और उसे उम्मीद थी कि जियो यान उसके साथ जा सकता है। जो लोग ज्यादा नहीं पढ़ते, वे आमतौर पर कई चीजों के बारे में नहीं सोचते। लिन डोंग की नज़र में भाईचारा चीजों को ध्यान में रखने के बारे में है। अगर कुछ घटित होने पर आपको डरपोक और झिझकना पड़ता है, तो आप किस तरह के भाई हैं? इसे कर ही डालो। जियो यान, भाई लिन डोंग, आवेगी मत बनो। इस समय हमारे भाई और अन्य लोग जिस शत्रु का सामना कर रहे हैं वह कोई सामान्य शत्रु नहीं है। यदि हम गए, तो हम बस अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। इस बात से चिंतित होकर कि लिन डोंग कुछ मूर्खतापूर्ण काम कर सकता है, जियो यान ने तुरंत समूह चैट में एक और संदेश भेजा। हालांकि जैसे ही उन्होंने टिप्पणी भेजी, उन्होंने लाइव स्ट्रीम में लिन डोंग का चित्र देखा। अपने साथी समूह के सदस्यों की मदद से लिन डोंग की खेती अब सांसारिक क्षेत्र में पहुंच गई है, और उसके पास विभिन्न प्रकार की शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं और खजाने हैं, जो उसे पहले से कई गुना अधिक मजबूत बनाते हैं। यदि वह अब नेसेंट सोल कल्टीवेटर का सामना कर रहा होता, तो
तो उसके पास पहले से ही लड़ने की ताकत होती। दुर्भाग्य से अब उसका सामना एक शक्तिशाली प्राणी से था जो बड़ी संख्या में नेसेंट सोल कृषकों को आसानी से कुचल सकता था। भले ही उन्होंने वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर तकनीक को लागू करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जो कि 10 फेयर्स ट्रेजर तकनीक के बराबर थी, फिर भी यह अंत में कोई प्रभाव हासिल करने में विफल रही। झूक्वेजी ने केवल उसे उदासीनता से देखा और लिन डोंग की पूरी तरह से उजागर झूक्वे ट्रेजर तकनीक अपने आप नष्ट हो गई। कियानफेग आगे बढ़े, झूक्वेजी को सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हुए अपने हाथ जोड़े और कहा। उन्होंने लिन डोंग में गहरी रुचि विकसित की, जो अभी अभी दूसरे क्षेत्र से आए थे और ये देखने के लिए उनका पता लगाना चाहते थे कि क्या उन्हें कुछ हासिल हो सकता है। आगे बढ़ो। मैंने देखा कि उसने जिस अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल किया था वह थोड़ी अजीब थी, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। उसे अभी भी जीवित रहना चाहिए। झूक्वेजी ने शांति से सिर हिलाया। गुरु आपका धन्यवाद। कियान फैंग ने फिर से मुट्ठी में सलामी देते हुए अपने हाथ जोड़े, फिर उस दिशा में देखा जहां लिन डोंग गिरा था और वहां जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस वक्त वांग लिन की आवाज अचानक दूसरी तरफ से आई। मैं वह हूं जिसका रेड बटरफ्लाई के साथ युद्ध समझौता है। आप इन दो लोगों को जाने दें और मैं आपके साथ वर्मिलियन बर्ड किंगडम जाऊंगा। झूक्वेजी के होठों पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान फैल गई। मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि अब भी तुम्हें मेरे साथ सौदेबाजी करने का अधिकार है? ये देखकर कियान फेंग उस स्थान की ओर चमका जहां लिन डोंग अभी गिरा था। अध्याय 97 विलो देवी का अवतरण। दूर जाने का अभद्र संकेत देना। तभी एक और आकृति अचानक शून्य से बाहर आई। उसने अपना पैर उठाया और कियान फेंग को लात मारकर दूर फेंक दिया। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि जियोयान था, जो मुसीबत में होने पर लिन डोंग को बचाने के लिए दौड़ा था। इस समय जियोयान ने याओ लाओ की खेती उधार ली थी और उसकी आभा उस स्तर तक बढ़ गई जो लगभग डूजून के स्तर पर थी। इसके अलावा आने से पहले उन्होंने अपने हाथ में 4 रंगों वाला अग्निकमल भी बना लिया था। कियानफेग को लात मारने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद अग्निकमल को सीधे झूक्वेजी के चेहरे पर निशाना बनाकर फेंकने में संकोच नहीं किया। हालांकि ये 4 रंग का अग्निकमल, जो एक डूजून विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी शक्तिशाली था, झूक्वेजी ने अपने हाथ की लहर से उसे दबा दिया था जब वह उसके पास आया था। अग्निकमल का विस्फोट पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठा, लेकिन यह बाहर की ओर नहीं फैला। यह महज एक बेकार चीज थी जिसने हवा में बहुत कम नुकसान या प्रभाव डाला। क्या जब जियोयान ने दबे हुए अग्निकमल को देखा तो उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, उसकी आंखें भय से भर गईं। अप्रत्याशित रूप से उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा इतनी आसानी से दबा दिया गया। झूक्वेजी की आंखें चमक उठी और उसकी भौहों के बीच आश्चर्य का संकेत दिखाई दिया। जब लिन डोंग बचाव के लिए आया तो वह आश्चर्यचकित था कि भले ही उसकी दिव्य भावना 100 मील से अधिक दूर तक फैल गई थी, फिर भी उसने किसी को भी आते हुए नहीं देखा। बाद में लिन डोंग उसकी एक नजर से दब गया। चूंकि उनका प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर था, इसलिए उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में आत्मशोधन और शोधन के लिए उपयोग करने के लिए उन्होंने एक को जीवित छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई अन्य व्यक्ति प्रकट होगा जो उनकी दिव्य भावना से बच सकता है। इसके अलावा इस आदमी का साधना स्तर स्पष्ट रूप से उस बच्चे की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है जो वर्मिलियन पक्षी दिव्य शक्ति का उपयोग कर सकता है, विशेषकर वह उग्र कमल जो प्रतिद्वंद्वी ने अभी अभी उन पर फेंका था, जो विनाश की आभा से भरा हुआ था। यहाँ तक कि वह उनसे सीधे भिड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। झूक्वेजी मूर्ख नहीं थे। इन सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वांग लिन की सहायता के लिए आए ये लोग निश्चित रूप से संदिग्ध थे। कियानफेग, इस आदमी को जीवित छोड़ दो। मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी आत्मा की खोज करूंगा। झूक्वेजी ने कियान फैंग को देखा और उसे निर्देश दिए। हाँ मास्टर। याओ लाओ की मदद से जियोयान की खेती का स्तर अब लगभग डूजून स्तर पर है। 3 अलग अलग लेप्टों के समर्थन से वह एक सच्चे डूजून पावरहाउस के खिलाफ भी लड़ सकता है। हालांकि जब कियान फैंग का सामना किया गया, जो नेसेंट सोल क्षेत्र के मध्य चरण में है, तब भी उसे पूरी प्रक्रिया के दौरान मुश्किल से खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके लिए उसका कोई मुकाबला नहीं था। दोनों ने केवल 1 दर्जन या उससे अधिक राउंड तक लड़ाई की, इससे पहले कि कियान फैंग ने एक अवसर का लाभ उठाया और जियोयान को नीचे बर्बाद पर्वत श्रृंखला में मारा, जिससे धूल का बादल उड़ गया। हालांकि जैसे ही कियानफेग अपना फायदा उठाने की तैयारी कर रहा था, रनों की एक शक्तिशाली आभा अचानक पास से निकली। कियानफेग ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया।
जिस लड़के को उसके मालिक ने वहां दबाया था, वह वास्तव में अपने मालिक के दबाव के बावजूद उठ खड़ा हुआ। जैसा कि वर्मिलियन बर्ड स्टार की 14वीं पीढ़ी के वर्मिलियन बर्ड चाइल्ड से उम्मीद की गई थी, आप मेरे शरीर के भीतर रून्स को खुद को पुनर्गठित करने के लिए मजबूर करने में सक्षम थे। अद्भुत। झू चेन ने झू क्वेजी की ओर देखा। उसकी आंखों में रून चमक रहे थे, जो शिलालेखों की रहस्यमय आभा को प्रतिबिंबित कर रहे थे। वास्तव में आपके साधना स्तर में सुधार हुआ है। हालांकि वह झू चेन के साधना स्तर को समझ नहीं पाया। हालांकि आभा को महसूस करने के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि दूसरे पक्ष की साधना का स्तर अभी काफी बढ़ गया है। युद्ध की अगुवाई में सफलताएं सरल लगती हैं, लेकिन इन्हें हासिल करना बेहद कठिन होता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ हद तक भाग्य की भी आवश्यकता होती है। अन्यथा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से एक चींटी अभी भी एक चींटी है। भले ही वह अपने साधना स्तर को तोड़ दे, फिर भी वह कुछ भी नहीं बदल सकती। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ें। ये सब बकवास क्यों? झू चेन ने हाथ की मुहरें बनाई और निर्णायक रूप से अपने सुनहरे शरीर वाले धर्म रूप को प्रकट किया। उसी समय उन्होंने 6 पथ पुनर्जन्म स्वर्गीय कला को सक्रिय किया और झू क्वेजी पर हमला करने के लिए 6 सर्वोच्च खजाना तकनीकों का शुभारंभ किया। उनकी साधना अब शिलालेख क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई है, और उनकी 6 खजाना तकनीकों की शक्ति उस समय की तुलना में अधिक मजबूत है जब उन्होंने उस पुराने राक्षस पूर्वज को मार डाला था। जिस क्षण 6 सर्वोच्च खजाना तकनीकों ने झू क्वेजी पर एक साथ हमला किया, पूरा आकाश एक गहन रून सरनी में नहाया हुआ लग रहा था, और शून्य हिंसक रूप से कांप रहा था, जैसे कि आकाश ढह रहा हो और पृथ्वी विभाजित हो रही हो। दिलचस्प। झू चेन द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों से झू क्वेजी स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित रह गए। उसने झू चेन द्वारा इस्तेमाल की गई सभी जादुई तकनीकों को दबाते हुए वर्मिलियन बर्ड सील को बुलाने के लिए तुरंत हाथ की मुहरों का इस्तेमाल किया। आपके द्वारा अभी उपयोग की गई अलौकिक क्षमताएं काफी अच्छी थीं, लेकिन आपकी साधना का स्तर बहुत कमजोर है। झू क्वेजी ने शांति से बात की। उसकी नजर एक बार फिर झू चेन पर पड़ी। एक हाथ की मुहर। अगले ही पल एक विशाल, आकाश को ढकने वाला वर्मिलियन बर्ड इंपीरियल सील एक जबरदस्त आभा लेकर सीधे झू चेन को दबाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे पहले कि शाही मुहर उतर पाती, झू चेन के नीचे सोल रिफाइनिंग संप्रदाय के खंडहर पहले ही दूसरी बार नष्ट हो चुके थे। इसे मेरे लिए खोलो, झू चेन ने धीरे से चिल्लाया। उसके हाथों में शक्ति अचानक उमड़ पड़ी। वह वास्तव में वर्मिलियन बर्ड सील, जो 10,000 फुट के पहाड़ जितना बड़ा था, को वहां से ले जाने में कामयाब रहा। चौंकाने वाला दृश्य देखकर वांग लिन स्तब्ध रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि झू चेन वर्मिलियन बर्ड के एक के बाद एक हमलों का सामना कर सकेगा। हालांकि प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से रक्षात्मक प्रयासों में था, लेकिन यह उसकी ताकत साबित करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार, भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की, वह झू क्वेजी की दमनकारी आभा के तहत मुश्किल से ही खुद को बचा सका, और उसके पास वापस लड़ने की ताकत भी नहीं थी। बताने की जरूरत नहीं है, झू चेन की तरह वे प्रतिद्वंद्वी की चालों को एक के बाद एक टालने में सक्षम थे। एक सभ्य शरीर। झू चेन को अपनी शारीरिक ताकत के साथ अपने वर्मिलियन बर्ड सील का सामना करते हुए देखकर झू क्वेजी ने आखिरकार एक दिखावा किया, उसके झुर्रीदार चेहरे पर आश्चर्य का संकेत। शहर। बूम। शून्य अचानक सिकुड़ गया। झू चेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर को किसी भारी ताकत से कुचल दिया गया हो, और उसके शरीर की सभी हड्डियां चरमरा रही थीं। इस वर्मिलियन बर्ड सील की शक्ति ने सामान्य जादू और अलौकिक क्षमताओं को पार कर लिया है, और इसे नियम शक्ति की एक परत से संपन्न किया गया है। झू चेन ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में नियमों की उस विशाल शक्ति से उसे दबा दिया गया। उनके और झू क्वेजी के बीच खेती में अंतर बहुत अधिक था। अपनी अभी भी अपरिपक्व शारीरिक शक्ति के साथ वह इस खाई को पार करने में असमर्थ था। झू चेन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी जन्मजात आत्मा को बुलाया, उसकी शक्ति के साथ अंतिम निर्णय लेना चाहा। हालांकि उस क्षण उसकी ब्रह्मांडीय गुफा अपने आप प्रकट हो गई। एक हरी विलो पत्ती अचानक गुफा से बाहर तैरने लगी। अध्याय 98। झू क्वेजी बनाम लियू शेन। लियू शेन। झू चेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। विलो के पत्ते को देखकर, जो अपने आप उड़ गया, उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक उभर आई। यह विलो पत्ता उसे विलो भगवान द्वारा दिया गया एक प्रतीक था, और इसमें विलो भगवान की इच्छा का एक निशान शामिल है। झू चेन ने वांगलिन के साथ अमरों की इस दुनिया में आने की हिम्मत इस वस्तु के कारण की थी। हालांकि झू चेन ने मूल रूप से इस ट्रम्प कार्ड का उपयोग केवल तभी करने की योजना बनाई थी जब वह एक निराशाजनक स्थिति का सामना कर रहा था।
अप्रत्याशित रूप से विलो का पत्ता वास्तव में पहले अपने आप ही गुफा से बाहर निकल गया। ऐसा लगता है कि विलो भगवान की इच्छा की धुंधली छाप ने भी यह महसूस कर लिया है कि इस समय वह जिस दुश्मन का सामना कर रहा है वह कितना शक्तिशाली है। स्विश! जैसे ही वह विलो पत्ता दूर चला गया, आसपास का शून्य अचानक एक पल के लिए रुक गया, जैसे कि उस पल में समय रुक गया हो। एक के बाद एक गहरी और जटिल रून संरचनाएं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकट होने लगी। रन चमकते हुए अनगिनत विलो शाखाओं में एकत्रित हो गए जो हवा में उड़ गए, आपस में जुड़कर एक विशाल हाथ बन गया जिसने आसानी से वर्मिलियन बर्ड सील को उठा लिया जो जू चेन को दबा रहा था। इसके तुरंत बाद एक दिव्य विलो, जो अंतहीन शून्य को पार करने वाली शाखाओं के साथ हजारों फीट लंबा था, धीरे धीरे साकार हुआ और इस दुनिया में प्रकट हुआ, जो अनगिनत रूनों और सरणियों के दिव्य प्रकाश में डूबा हुआ था। एक ही समय पर एक विशाल जानवर की चीख की तरह एक प्रचंड दहाड़ इस क्षेत्र के ऊपर स्वर्ग से गूंजती थी, मानो कोई भयानक प्राणी उतरने वाला हो। विलो भगवान की चेतना छाप के इस बुद्धिमानी की खेती का स्तर बहुत आश्चर्यजनक है, और इसने इस दुनिया के नियमों और व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। भले ही उसने अभी तक कुछ नहीं किया है, उसके अस्तित्व ने पहले ही स्वर्ग की इच्छा का ध्यान आकर्षित कर लिया है। ये किस प्रकार की दैवीय शक्ति है? ये वर्मिलियन बर्ड सील को एक झटके से कैसे हिला सकती है? झू क्वेजी की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया, और उन्होंने जल्दी से वर्मिलियन बर्ड सील को पुनः प्राप्त कर लिया। हालांकि अभी उसने जो सील सक्रिय की थी, उसने वर्मिलियन बर्ड स्टार की मूल शक्ति को आकर्षित नहीं किया, उसने केवल सील जारी की। हालांकि सील का वजन पूरे वर्मिलियन बर्ड स्टार के बराबर है, और यहाँ तक कि असेंशन क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक कृषक के लिए भी इसे हिलाना बेहद मुश्किल होगा। अप्रत्याशित रूप से दिव्य विलो में परिवर्तित विलो पत्ता एक ही झटके में वर्मिलियन बर्ड सील को तोड़ने में सक्षम था। जैसे ही झू क्वेजी ने भौहें चढ़ाई, एक दुबली और सुंदर आकृति अचानक विलो पेड़ से बाहर निकली। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी, वह सभी चीजों को देख रही थी। ये बिल्कुल विलो भगवान की इच्छा की छाप से निर्मित धर्म रूप था। वह धीरे धीरे दिव्य विलो से उभरी, हर कदम पर कमल खिल रहा था, हर कदम दुनिया को आश्चर्यचकित कर रहा था। लियू शेन के पैरों के नीचे से रनों की एक भयानक आभा फैल गई, जिसने तुरंत पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तुम कौन हो? मुझे रोकने यहाँ क्यों आए हो? झू क्वेजी ने महसूस किया कि उससे पहले की महिला असाधारण खेती की मालिक थी। तुरंत हमला करने के बजाय उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे, शांत भाव से लियू शेन की ओर देखा और सतर्कता से भरे स्वर में बोला, आप अब जा सकते हैं, और मैं कोई दूसरा कदम नहीं उठाऊंगा। लियू शेन ने झू क्वेजी के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने झू क्वेजी को एक श्रेष्ठ व्यक्ति के भाव से देखा। उसकी अलौकिक आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजती थी, उसका आकर्षण कानों में बसता था और सभी दिशाओं में गूंजता था। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं, सर? झू क्वेजी ने लियू शेन को गंभीरता से देखा। अभिव्यक्ति धीरे धीरे ग्रेट परफेक्शन स्टेज पर एक कल्टीवेटर की आभा उत्पन्न कर रही है, जो लियू शेन को वापस मजबूर करने का प्रयास कर रही है। हालांकि लियू शेन को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि वह चेतना का अवतार थी, लेकिन उनकी साधना बहुत पहले ही नश्वर क्षेत्र से आगे निकल चुकी थी। झू क्वेजी की क्षमताएं उसे गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लगता है तुमने मेरा विरोध करने की ठान ली है। ये देखकर कि लियू शेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, झू क्वेजी को गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ उठाया और पकड़ लिया, और उसकी हथेली में काली धुंध में डूबा एक बड़ा बैनर दिखाई दिया। 10 अरब आत्माओं का बैनर। एक हाथ में वर्मिलियन बर्ड सील और दूसरे हाथ में 10 बिलियन सोल बैनर के साथ झू क्वेजी को अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाया और फिर से लियू शेन की ओर देखा। उसकी आंखें चमकने लगी और उसने कहा, आपको दायरे से परे होना चाहिए, है ना? मैं वर्मिलियन बर्ड स्टार की 14वीं पीढ़ी हूँ, और दायरे से परे साथी दाऊवादियों के साथ दुश्मन होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जब तक आप मेरे वर्मिलियन बर्ड स्टार के मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं, मैं तुम्हें अपने कनिष्ठों के साथ जाने की अनुमति दूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। आप क्या कहते हैं? लियू शेन से बात करते समय उन्होंने पहले ही स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को महसूस कर लिया था, और पता चला कि झू चेन और अन्य लोगों की जीवन आत्माएं स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल पर नहीं थी। उनके सामने जो महिला थी, जिसे वह भी नहीं देख पाती थी, वह उनकी बड़ी रक्षक रही होगी। उसे किसी को इस तरह उकसाने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक वे अपने हितों का उल्लंघन नहीं करते। वह केवल वांग लिन को चाहता है। चूंकि आप पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है।
ये देखकर कि वर्मिलियन पक्षी न केवल नहीं गया था, बल्कि उसे डराने के लिए एक जादुई हथियार भी निकाल लिया था। लियू शेन ने और शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे आगे की ओर इशारा किया। अनगिनत विलो शाखाएं अचानक उसके पीछे रून सरनी से बाहर निकली और भारी ताकत के साथ झुकवेजी की ओर बढ़ी। हम्फ्टिल्ड, मैं बस दयालु सलाह दे रहा था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? झुकवेजी ने झुकवे सील को बाहर फेंक दिया और विलो शाखाओं की गति को अवरुद्ध करने के प्रयास में उसके सामने दर्जनों सुनहरे प्रकाश अवरोधों को संघनित करते हुए तेजी से हाथ की सील बनाई। हालांकि ये सुनहरी बाधाएं, जो खेती के चरम पर किसानों के हमलों का सामना करने के लिए काफी मजबूत थी, विलो शाखाओं के संपर्क में आते ही ढह गईं। बूम! पलक झपकते ही विलो शाखाएं दर्जनों सुनहरी बाधाओं को पार कर गईं और सीधे झुकवेजी से टकरा गईं। जब उसने पिछली बार सोल बैनर के भीतर चौथी आत्मा का सामना किया था, तब उसे सब कुछ नष्ट करने में सक्षम इसी तेज हमले का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस चौथी आत्मा को न्यानतियान ने अपने जीवन को बलिदान के रूप में उपयोग करके सक्रिय किया था, और इसे हल्के में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह महिला केवल एक सामान्य भाव भंगिमा के साथ अलौकिक मंत्रों को उजागर कर सकती थी जो चौथी आत्मा से कमजोर नहीं थे। इससे उसके मन में एक भयानक विचार उत्पन्न हुआ, अन्यथा इतनी भयानक अलौकिक शक्ति इतनी आसानी से कैसे प्रकट हो सकती थी? ये देखकर कि विलो शाखाएं हवा में छेद करने वाली थी, झुकवेजी के पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपना रक्तसार अर्पित किया और उसे झुकी उसील पर उतारा और फिर अपनी उंगली से एक ताबीज बनाया। 14वीं पीढ़ी के वर्मिलियन बर्ड चाइल्ड के नाम पर मैं अपने जीवन काल का 10वां हिस्सा बलिदान करता हूँ, अपने रक्त को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करता हूँ और वर्मिलियन बर्ड सील को संघनित करने के लिए वर्मिलियन बर्ड स्टार के मौलिक कानूनों की शक्ति उधार लेता हूँ। जादू को सक्रिय करते हुए झुकवेजी ने एक बार फिर झुकवे सील को बुलाया। उसकी हथेली से निकलने के बाद वर्मिलियन बर्ड सील हवा में बड़ी हो गई और तुरंत हजारों फीट ऊंची एक विशाल सील में बदल गई। विशाल सील एक गगनभेदी गर्जना के साथ विलो शाखा से टकराई, जिससे भयानक ऊर्जा का उतार चढ़ाव हुआ जो पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठा। एक ही समय पर झुकवेजी ने फिर से अपना हाथ उठाया और लहराया और उसके हाथ में 10 बिलियन सोल बैनर भेज दिया। अध्याय 99। एक हमले में महान दिव्य आदरणीय प्रकट झुकवेजी की मृत्यु हो गई। 500 मिलियन आदरणीय आत्माएं, 13 मुख्य आत्माएं प्रकट होती हैं। मुख्य आत्मा एकता की ओर लौटती है। झुकवेजी ने 10 बिलियन सोल बैनर को सक्रिय करने के लिए लगातार हाथ सील लगाए। जैसे ही उन मुख्य आत्माओं की दिव्य आत्मा शक्ति उनके शरीर में विलीन हुई, उसी क्षण उनकी साधना आभा बढ़ गई। हालांकि हमने इसमें कोई सीधी सफलता हासिल नहीं की है। पहला कदम, हम पहले से ही बहुत करीब हैं। सोल बैनर में हेरफेर करने की यह विधि सोल रिफाइनिंग संप्रदाय के शिष्यों के लिए विशिष्ट है, लेकिन झुकवेजी के लिए इसे प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। उसे बस आत्मा को खोजना और परिष्कृत करना है। सोल बैनर का उपयोग करने की कुंजी उन्हें दिव्य पूर्वज की आत्मा की खोज के बाद प्राप्त हुई थी। महामहिम मुझे बहुत दूर धकेल रहे हैं। उस स्थिति में मेरे पास मौत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन मुख्य आत्माओं की दिव्य आत्मशक्ति में विलीन होने के बाद झुकवेजी को अचानक महसूस हुआ कि वह फिर से सक्षम हो गई है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से सोल बैनर को सक्रिय किया और उसमें मौजूद अरबों आत्माओं को विलो भगवान की ओर दौड़ने के लिए मुक्त कर दिया। फिर उसने एक हाथ की मुहर बनाई और एक एक करके सभी दिव्य आत्माओं को विस्फोटित कर दिया। गगनभेदी विस्फोट शून्य में लगातार गूंज रहे थे। लियू शेन की ओर दौड़ने वाली आत्माएं अब निडर मानवाकार तोप के गोलों में तब्दील हो गई थी, जो लियू शेन की ओर बेतहाशा विस्फोट कर रही थी। लियू शेन की आकृति को अंतहीन विस्फोटों और धूल ने तुरंत निगल लिया। हम्फ्टिल्ड, ये 10 बिलियन सोल बैनर एक खजाना है जिससे मैं, एक बूढ़ा आदमी, भी बहुत डरता हूँ। भले ही मुझे आज ये खजाना छोड़ना पड़े, फिर भी मैं इसे चाहता हूँ। बूम! जब झुकवेजी ने देखा कि लियू शेन को लाखों दिव्य आत्माएं निगल रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि वह सुरक्षित हैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, वर्मिलियन बर्ड सील जो उसका रास्ता रोक रही थी, उसे जबरदस्त ताकत से उड़ा दिया गया। इसके तुरंत बाद दिव्य प्रकाश से ढकी एक विलो शाखा आश्चर्यजनक गति से शून्य से निकली और सीधे उसके शरीर में घुस गई। पफ! झुकवेजी की पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं और वह वहीं पर बेहोश हो गई। उसने अविश्वास से अपनी छाती की ओर देखा, जहां विलो शाखा ने उसे छेद दिया था। फिर मुंह से खून निकला और आकाश से गिर गया। कियानफेग और लियुमी अपनी घबराहट से बाहर निकले और तुरंत सुकेजी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि इस समय झुकवेजी अपनी मृत्युशैया पर थी
और उसका अब पहले जैसा अहंकारी व्यवहार नहीं था। शायद खुद सुजाकू को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। दिव्य विलो से निकली यह महिला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। महान पूर्णता चरण में एक कृषक होने के बावजूद और अपनी साधना को दूसरे चरण के करीब पहुंचाने के लिए 1 अरब सोल बैनर्स की शक्ति का उपयोग करने के बावजूद वह अभी भी प्रतिद्वंद्वी द्वारा तुरंत मारा गया था। इस महिला की साधना अथाह है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई झू ऐसे व्यक्ति को जानेंगे। वांग लिन भी लियू शेन की ताकत से चकित थे। हालांकि झू क्वेजी जियाननी की दुनिया में शीर्ष विशेषज्ञ नहीं थे, फिर भी वह झू क्वे स्टार पर एक आधिपत्य थे। विशेष रूप से ये देखते हुए कि प्रतिद्वंद्वी के पास 2 दिव्य कलाकृतियां, वर्मिलियन बर्ड सील और 10 बिलियन सोल बैनर भी थी, यह अप्रत्याशित था कि वे अभी भी इस दिव्य विलो महिला के खिलाफ एक भी राउंड नहीं टिक सके। लियू शेन ने कोई और कदम नहीं उठाया। एक मानसिक क्लोन के रूप में उसका प्राथमिक कर्तव्य झू चेन की रक्षा करना है। जो भी उसके लिए हानिकारक होगा, उस पर प्रहार करने में वह संकोच नहीं करेगी। वह उन लोगों पर कोई दया नहीं दिखाएगी जिनकी खेती का स्तर झू चेन से ऊंचा था। हालांकि अगर झू चेन के समान साधना स्तर वाला कोई व्यक्ति उस पर हमला करना चाहता था, तो वह तब तक हस्तक्षेप नहीं करती थी जब तक कि झू चेन को जीवन या मृत्यु संकट का सामना न करना पड़े। आपकी दया के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। लियू मेई और कियान फैंग जानते थे कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, इसलिए उन्होंने देर नहीं की। दोनों ने विलो देवी को प्रणाम किया और वर्मिलियन पक्षी की लाश के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने झू क्वेजी की लाश की ओर इशारा किया और कहा, आप इस लाश को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन आपको उसका सामान पीछे छोड़ना होगा। किसी भी दुनिया में मजबूत शासन। इस बिंदु पर लियू मेई और कियान फैंग को नहीं का एक भी शब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि अचानक उनके बगल से एक आवाज गूंजी, स्टार क्रिस्टल पिछली पीढ़ियों के सभी वर्मिलियन पक्षियों का है और इस क्षेत्र के बाहर के लोगों को नहीं दिया जा सकता है। लियू मेई और कियान फैंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि किसी समय मोटे लिनन के कपड़े पहने एक आदमी उनके बगल में दिखाई दिया था। उस आदमी की दाढ़ी बेतरतीब थी और ऐसा लग रहा था जैसे इसे लंबे समय से संवारा नहीं गया हो। उसके बाल भी उसके कंधों पर कैजुअली लिपटे हुए थे, जिससे वह एक भिखारी जैसा लग रहा था। उनमें साधना की कोई आभा नहीं थी और वे एक साधारण नश्वर व्यक्ति की तरह लग रहे थे। अन्यथा बिना किसी के ध्यान में आए दूसरा पक्ष यहाँ कैसे आ सकता है? यह आप है। वांग लिन ने एक नजर में ही उस आदमी को पहचान लिया। यह मोजी था। उस बरसात की रात में उसने दाओ के साथ चर्चा की थी। महान शक्ति का तीसरा चरण। साथ ही दाओवादी वांग लिन, बहुत समय हो गया है इस बिखरी हुई दुनिया में इस स्तर तक विकसित होकर ऐसा लगता है कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। लियू शेन झू चेन के सामने खड़े होने के लिए आगे बढ़ी और उसे अपने पीछे बचा लिया। फिर उसने गंभीर भाव से मोजी की ओर देखा और धीरे से बोली, साथ ही दाओवादी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके शिष्य को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आपको केवल कुछ सलाह देने आया हूं। जो लोग इस क्षेत्र से नहीं हैं और इसके मामलों में जबरन हस्तक्षेप करते हैं, वे आपदा को आमंत्रित कर सकते हैं। मोजी लियू शेन को देखकर मुस्कुराए। उनके स्वर में संयम की झलक थी। अपने साधना स्तर के साथ वह स्वाभाविक रूप से एक नजर में बता सकता था कि उसके सामने वाली महिला सिर्फ एक दिव्य विचार अवतार थी और उसका असली रूप अभी तक अवतरित नहीं हुआ था। मानो मोजेड के शब्दों की पुष्टि करने के लिए एक शानदार लाल रंग का बादल अचानक आकाश में दिखाई दिया। लाल बादलों के बीच बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई, मानो कोई विशाल आकृति बिजली की चमक के साथ बादलों के पीछे दिखाई दे रही हो और गायब हो रही हो। हमारे कार्य स्वर्ग की इच्छा का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि स्वर्ग की इच्छा हमें रोकती है, तो हम इसे नष्ट कर देंगे। लियू शेन की आंखें चमक उठी। हालांकि वह एक दिव्य विचार का अवतार थी, लेकिन उससे निकलने वाली आभा किसी भी तरह से मोजी की तुलना में कमजोर नहीं थी, जो एक महान दिव्य आदरणीय थे। मोजी को लियू शेन से शत्रुता का आभास हुआ, ये जानते हुए कि वह ऐसी कोई नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा और लियू मेई और कियान फैंग के साथ जाने के लिए मुड़ गया। अध्याय 100। मैं स्वर्ग के मार्ग का अनुसरण करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वर्ग का विरोध करने की? इस व्यक्ति की साधना अथाह है। जब तक मैं सच्चा आत्मा व्यक्तिगत रूप से नहीं आता, मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं है। लियू शेन ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में मोजी गया था और धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखें चमक उठी, मानो उनमें हजारों तारे बह रहे हों, एक शानदार आभा बिखेर रहे हों। एक बार जब मोजी की आभा पूरी तरह से गायब हो गई,
तो उसने अपनी पतली कमर हिलाई, झू चेन की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या ये वही दूसरी दुनिया है जहां आप पहले गए थे? हाँ, लेकिन ये कई दुनियाओं में से एक है। झू चेन ने सिर हिलाया। उसके पास लियू शेन से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनका जवाब सुनने के बाद लियू शेन स्पष्ट रूप से अचंभित रह गए। ये दुनिया उस टूटी हुई दुनिया से बिल्कुल अलग है जिसका सामना उसने एक बार सीमा सागर में किया था। यह एक संपूर्ण संसार है। हालांकि यहाँ के कानून अभी भी कुछ अधूरे हैं। तारांकन लेकिन वह समझ सकती थी कि यहाँ के किसान इस क्षेत्र को छोड़ने के बाद अधिक संपूर्ण कानूनों वाली दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। लियू शेन ने मूल रूप से सोचा था कि जिस दुनिया में झू चेन ने पहले दौरा किया था वह सीमा सागर के दूसरी ओर की दुनिया के समान थी। ग्रेट दाओ द्वारा छोड़ी गई एक टूटी हुई छोटी सी दुनिया थी और केवल सीमा सागर में डूब सकती थी। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष सभी कानूनों और महान दाओ की चेतना के साथ एक पूरी दुनिया में प्रवेश कर गया था। वह मोटा दाढ़ी वाला आदमी जो अभी प्रकट हुआ और उन दो कनिष्ठों को ले गया, वह किसी सच्चे अमर से कम शक्तिशाली नहीं है। झू चेन की ऐसी दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूमने की क्षमता उसके अच्छे भाग्य और नियति की गहराई को दर्शाती है। मगर इससे क्या? जो लोग ताओ की खेती करते हैं वे स्वाभाविक रूप से स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। यदि वह झिझकता और कांपता है क्योंकि उसे चिंता है कि स्वर्ग की इच्छा विपत्ति लाएगी, तो वह इस मार्ग पर नहीं चल सकता है। बूम! तभी आसमान से गगनभेदी गड़गड़ाहट की आवाज आई। झू चेन ने ऊपर देखा और देखा कि खून लाल बादल किसी तरह उन पर उतर आया था। रक्त लाल बादल सिर पर मंडरा रहे थे और आकाश में गड़गड़ाहट हो रही थी। इस समय ऐसा लग रहा था कि पूरा आकाश इस विशाल रक्त लाल गरज वाले बादल में डूबा हुआ है, जिससे सूरज की रोशनी कम हो रही है और लोगों की रीढ़ में ठंडक आ रही है। ये स्वर्गीय दाव दूत है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार प्राचीन देवता का कौन सा स्तर आ गया है। वांग लिन ने आकाश में रक्त लाल बादल को ध्यान से देखा। उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भर गईं। एक दशक से भी अधिक समय पहले स्वर्ग के दूत द्वारा लाए गए आदेश के क्लेश से बचने के लिए उसने अपने प्रेमी को जबरन एक नश्वर महिला के शरीर में भेज दिया ताकि वह झोरू के रूप में पुनर्जन्म ले सके। जैसा कि अपेक्षित था, उसे कुछ वर्षों बाद फिर से स्वर्ग के इस दूत का सामना करना पड़ेगा। यदि वांग लिन ने ज़ियान उपन्यास नहीं पढ़ा होता, तो उन्होंने सोचा होता कि स्वर्गीय दाओ मैसेंजर दुनिया में सभी व्यवस्थाओं को लागू करने वाला और अवतार था। महान दाओ की इच्छा। ली मुवान को दूसरी पार्टी से वापस छीनने के लिए उसके पास स्वर्गीय दाओ के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब उसके मन में स्वर्ग के इस दूत के प्रति कोई शत्रुता नहीं रही, केवल दया रह गई। क्योंकि वह जानता था कि स्वर्गीय दाओ के ये तथाकथित दूत प्राचीन देवताओं से अधिक कुछ नहीं थे जिनके दिमाग मिटा दिए गए थे। स्पष्ट रूप से कहें तो वे स्वर्ग की इच्छा की कठपुतलियां हैं, दयनीय कीड़ों का एक समूह है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस स्तर का प्राचीन देवता है, अगर उसने आने की हिम्मत की तो हम उसे नष्ट कर देंगे। झू चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक अजय आभा अचानक उसके शरीर से उठी, जैसे एक अद्वितीय तलवार आकाश में उड़ रही हो। उसकी आभा से आकाश का रक्त लाल बादल उत्तेजित हो उठा और जोर जोर से हिलने लगा। इसके तुरंत बाद झू चेन के पीछे से एक विशाल आकृति धीरे धीरे उठी। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और पहाड़ों और नदियों की ताकत से उसे खून के बादल की ओर जोर से पटक दिया। यह उनका स्वर्णिम धर्म शरीर था जो उनकी जन्मजात आत्मा से प्रकट हुआ था, जिसमें उनकी सारी साधना शक्ति और शारीरिक शक्ति एकत्रित थी। एक मुक्का आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकता है और ब्रह्मांड को हिला सकता है। यहाँ तक कि जो किसान खेती के शिखर पर पहुंच गए हैं, उनके लिए भी उसके शक्तिशाली मुक्कों से बच पाना बेहद मुश्किल होगा। झू चेन को स्वर्गीय दाओ को चुनौती देने की पहल करते हुए देखकर वांग लिन ने भी अपने प्राचीन देव शरीर को प्रदर्शित करते हुए हाथ की मुहर बनाने में संकोच नहीं किया और जीवन और मृत्यु आशय स्क्रॉल के साथ मिलकर असीमित प्राचीन देव शक्ति को लेकर सीधे रक्त बादल पर प्रहार किया। हालांकि जैसे ही उन दोनों ने अपने सुनहरे शरीर और प्राचीन देव रूपों के साथ रक्त बादल पर एक साथ हमला किया, एक विशाल हाथ जो असीम प्रतीत होता था रक्त लाल बादलों को छेदता हुआ धीरे धीरे तेज गर्जना के बीच उभरा। झू चेन का सुनहरा शरीर और वांग लिन का प्राचीन देव शरीर पहले से ही हजारों फीट लंबा था, लेकिन इस विशाल हाथ के सामने वे शिशुओं जितने छोटे थे। दो व्यक्तियों की मुट्ठियां विशाल हाथ पर लगी, लेकिन इससे विशाल हाथ केवल थोड़ा सा हिल गया। फिर एक भयानक और अत्यधिक दबाव के तहत उन दोनों को उस विशाल हाथ से जमीन पर पटक दिया गया। विशाल हाथ के भयानक दबाव को झेलने में असमर्थ
वांग लिन ने उतरने के बाद सुनहरे खून का एक कौर उगल दिया। झू चेन की स्थिति वांग लिन की तुलना में थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जो लोग स्वर्ग के नियमों की अवहेलना करेंगे उन्हें फांसी दी जाएगी। उसी क्षण एक अनंत परिवर्तन की अनुभूति वाली आवाज अचानक आकाश में गूंज उठी। वह विशाल हाथ जिसने आकाश को धुंधला कर दिया था, रक्तलाल बादलों में वापस चला गया। तभी लाल बालों से भरा पूरा सिर और बंद आंखों वाला एक आदमी अचानक खून के बादल के पीछे से निकला। दूसरे व्यक्ति की भौहों के बीच 6 छोटे तारे शानदार ढंग से चमक रहे थे, जैसे रात के आकाश में तारे चमक रहे हों। 6 सितारा प्राचीन देवता की साधना का स्तर पहले से ही शुद्ध निर्वाण कृषक की तुलना में है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की शक्ति पर महारत हासिल कर ली है, और अब वे जिस शक्ति से मुकाबला कर सकते हैं वह उससे कहीं अधिक है। सौभाग्य से दूसरे पक्ष ने जानबूझकर उन्हें निशाना नहीं बनाया था, अन्यथा उस हथेली के प्रहार की शक्ति से न केवल उसे और झू चेन को मिटा दिया जाएगा, बल्कि महान पूर्णता चरण में एक कल्टीवेटर को भी राख में बदल दिया जाएगा। क्या ये जियानी की दुनिया में दूसरे कदम की शक्ति है? उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि भले ही उनकी वर्तमान साधना का स्तर उन्हें एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बना सकता है, लेकिन ये खुद को बचाने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी शक्तिशाली शख्सियत के सामने मैं अब भी एक चींटी के समान तुच्छ महसूस करूंगा। यह विपत्ति मेरी वजह से उत्पन्न हुई है, और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। झू चेन, इस लड़ाई को करीब से देखें, क्योंकि इससे आपको भविष्य में बहुत फायदा होगा। जैसे ही झू चेन भ्रमित महसूस कर रहा था, लियू शेन अचानक प्रकट हुए और उसके लिए दुनिया में स्वर्गीय दाव की आभा बिखेर दी। फिर लियू शेन्यू ने हल्के से शून्य में कदम रखा और आकाश में 6 प्राचीन देवताओं की ओर कदम दर कदम चलते हुए। उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम समय की नदी को पार करता हुआ प्रतीत हो रहा था। प्रत्येक कदम क्षणभंगुर था, उसकी आकृति मायावी और अप्रत्याशित थी। 6 सितारा प्राचीन देवता की आंखें धीरे धीरे खुली, साथ ही आकाश से एक प्राचीन और पुरानी आवाज उतर रही थी, मैं स्वर्ग के मार्ग का अनुसरण करता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वर्ग का विरोध करने की?